नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने और उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। मेरा 8-9 दिन पहले आँख का ऑपरेशन हुआ था और इसके पहले बताया भी गया था कि शायद मैं 2-3 हफ्ते के लिए उपलब्ध न हो सकूं और इस बीच में यह हमारा जो वीडियो के जरिए जो आप लोगों से निवेदन और आप लोगों और इसके पैगाम के माध्यम से भारतीयता के माहौल की जो कोशिश है थोड़े वक्त के लिए वह स्थगित हो जाएगी और 2-3 हफ्ते की बात कही गई थी। लेकिन देखिए, आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों की शुभकामनाओं का ही ये प्रतिफल है कि जो 2-3 हफ्ते की बात कही गई थी वो 8-10 दिन में ही समाप्त हो गई। उस डॉक्टर के अनुसार कह रहा था कि ये सबसे सफल ऑपरेशन है और रिकवरी भी बहुत ही फास्ट रही। तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ और मानता हूँ कि आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों का शुभकामनाओं का ही प्रतिफल है जो कि सफल ऑपरेशन और इतनी तेजी से रिकवरी, फास्ट रिकवरी मुमकिन हो पाई। तो इसके लिए आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों का बहुत ही आभार और बहुत 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 धन्यवाद। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और वैसे भी मेरे मन में इच्छा थी कि ज़्यादा दिन तक बैठना ठीक नहीं है। ये काम बहुत बड़ा है, बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में देश विरोधी ताकतें और देश विरोधी ताकतों ने मीडिया समूह, पत्रकारों का समूह और बौद्धिक वर्ग का समूह एक वो खड़ा कर लिया है जो कि भारतीयता, भारतीय एकता, भारतीय अस्मिता और लोगों में एकार है, इसके खिलाफ हमेशा अपने तर्कों से, अपने बातों से गढ़ते रहते हैं। जो राजनीतिक तंजीमें हैं, हमेशा देश में उपद्रव, कब जब सत्ता में नहीं होते हैं तो उपद्रव विदेशी ताकतों से मिलकर के, चीन से मिलकर के, पाकिस्तान से मिलकर के इस देश को अस्थिर करना, वहाँ से पैसे मंगाना और हमारे देश में जो हमारी भारतीय अवाम है, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, उनको एक उनके दृष्टिकोण को, उनके सोच को, उनके नज़रिए को लगातार प्रदूषित करना, परवर्ट करना और विशेष करना, ये बहुत बड़ी साजिश है। इसलिए मोटा मोटी कुछ अपराधों को छोड़ करके हमारा भारतीय जनमानस एक बहुत ही
साइकोलॉजिकल मेस्मराइजेशनल एबिस, या उसको हिंदी में कहा जाए बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक नज़रबंदी रसातल में ढकेला गया है। तो जो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक और नज़रबंद किए हुए रसातल में जो ढकेला गया है, वहाँ से जनमानस को निकालने का जो काम है वो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही जाइजेंटिक टास्क का है, हिमालयन टास्क है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। भारतीय वाम ताकत दल इसको बहुत ज़रूरी मानता है और हमारे उन्हीं जो आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलू, जिनकी शहादत और कुर्बानी की बदौलत ही हम सभी को इस मुल्क को आज़ादी मिली। इन कांग्रेसी मुखबिरों और दलालों के बदौलत नहीं मिली। ये बात भारतीय जनता दल ने यूट्यूब के माध्यम से बताया हुआ और आगे भी बताया जाएगा। तो उन्हीं की आशीर्वाद और प्रेरणा के अनुसार ये भारतीयता के माहौल को, भारतीय एकता के माहौल को लाने के लिए, और जैसा कि अभी बताया गया है कि जो नज़रिया, जो दृष्टिकोण, जो विचार, जो भारतीय जनमानस का एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक और नज़रबंद किए हुए रसातल में जो ढकेला गया है, उसको उस रसातल से बाहर निकालने का एक बहुत बड़ा कार्य है जो कि भारतीय जनता दल ने ठाना हुआ है। और यह भी निवेदन है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कि यह काम सिर्फ भारतीय जनता दल से होना संभव नहीं है। ये दायित्व तो हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों का है, और वो इस वीडियो को, इस संदेश को अब मैंने सोशल मीडिया के जरिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और ये संदेश लोगों तक जाए और पूरे देश में भारतीयता का, भारतीय एकता का, भारतीय भाईचारा का, भारतीय सद्भाव का माहौल आए, लोग एक साथ हों और उस मानसिक जो गड्ढे से, मानसिक और नज़रबंद किए हुए गड्ढे से पूरे देश के भारतीय जनमानस को बाहर निकालने में मदद हो। तो इसलिए इस काम को देखते हुए एक मिनट भी चैन से बैठना हमारे लिए संभव नहीं है। तो जो ही उस ऑपरेशन से छुट्टी हुई और डॉक्टर ने हमको ये इस बात की अनुमति दी कि हम बोल सकते हैं और कोई विशेष नुकसान नहीं है, तो फिर मैं उसी काम में लग गया। तो आ जाइए, ये किसान आंदोलन चल रहा है बहुत दिनों से। इसके विषय में भारतीय जनता दल ने स्पष्ट किया हुआ है कि ये किसान आंदोलन सिर्फ मुखौटा भर है। इस पर देश विरोधी ताकतों का और भारत विरोधी ताकतों का पूरा कब्जा है, और उस कब्जे से नहीं लगता है कि ये जो कायर किस्म के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं श्री मोदी जी, कायर भी हैं, निकम्मा भी हैं और एक अराजक और कैटिक और एनार्किक प्राइम मिनिस्टर हैं। सीए पर जो उपद्रव हुआ, उनको बखूबी मालूम था कि ये जो तत्व है इसका बहाना बना करके देश में उपद्रव, हिंसा, आगजनी, अस्थिरता फैलाएंगे, ये बखूबी मालूम था। और कौन कौन तंजीमें हैं, कौन कौन लोग हैं, ये भी श्री मोदी जी को, उनकी सरकार को, बीजेपी वालों को मालूम था।
लेकिन क्या क्या सीए के मामले में क्या क्या किया? सीए के मामले में जो है ये सोनिया गांधी रामलीला मैदान से सरेआम हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को भड़काने के लिए क्या कर रही थी? कर रही थी कि अभी भी घरों में क्यों बैठे हो? घरों में जो लोग बैठे रहेंगे वो कायर कहलाएंगे। घरों से बाहर निकलो, सड़कों पे आओ, आंदोलन करो। अपरोक्ष रूप से एक उकसावा था, भड़कावा था कि हिंसा फैलाओ, आगजनी फैलाओ, तोड़फोड़ फैलाओ, देश में अस्थिरता लाओ। और कुछ इसी तरह का उकसावा, भड़कावा जो है राहुल ने भी किया था, प्रियंका ने भी किया था। और हिंसा फैलाई किसने? जो इसी जेएनपीसी का गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस का जो दूसरा अवतार है, अवतार भी है और वो बहुत बड़ा गद्दार भी है। गद्दार इसलिए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। ये जिस कन्हैया कुमार गद्दार और देशद्रोही और आतंकवादी ने नारा लगवाया, उसका समर्थन ये किया था। और जिसके संबंध में दिल्ली पुलिस ने 36 महीने में चार्जशीट बनवाई, उस चार्जशीट की फाइल को लेकर के ये 8-9 महीने फाइल को लेकर बैठ गया। तो ये बहुत बड़ा गद्दार है। ये बहुत बड़े दुख की बात है कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन अब तक जातिवादियों को, सांप्रदायिक तत्वों को, भाषावादी तत्वों को, प्रांतवादी तत्वों को और इस प्रकार के माने क्षेत्रवादी, समूहवादी, महत्वाकांक्षावादी और फिर यहाँ तक कि आपराधिक तत्वों को, बलात्कारी तत्वों को, तिकड़मी तत्वों को, भ्रष्टाचारी तत्वों को वोट दे करके सदन में भेजती रही है। अब उसकी सीमा यहाँ तक बढ़ गई कि देश के दुश्मनों को भी जो है नहीं पहचान रही है और उनको भी वोट कर, जैसे कि ये केजरीवाल, राहुल गांधी और कम्युनिस्ट वाले जेएनपीसी। अब ये राजनीतिक मैंने दल का अब इन सबों ने मान्यता ली हुई है चुनाव आयोग से, लेकिन इनकी गतिविधि कोई भी देशभक्त उस नजरिए से देखेगा और विश्लेषण करेगा तो ये घोर भारत विरोधी इनकी गतिविधियां हैं। तो सोनिया गांधी ने भड़काया हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के पूरे समाज को। और हिंसा किसने करवाई? तो उसी जेएनपीसी का जो अवतार है और देश का गद्दार भी है, वो केजरीवाल के लोग, ताहिर हुसैन, अमानतुल्लाह, ये दोनों के दोनों उसी केजरीवाल के ही आदमी। हालांकि जब बात उठी तो इसने बस इतना ही किया, बस पार्टी से निकाल दिया, बस ये नहीं। लेकिन जब तक हिंसा नहीं किए थे तब तक ये इनकी पार्टी के साथ थे। तो इस तरह का नाटक, ड्रामा तो ये सब करते ही रहते हैं, उसी के आदमी रहते हैं, उसी से करवाते भी हैं। और जब ऐसी स्थिति आती है तो बस उनको पार्टी से निकालने का एक ड्रामा भी करते हैं। तो भड़काया जो है जेएनपीसी ने, जेएनपीसी की सोनिया ने, और करवाया जेएनपीसी के अवतार केजरीवाल ने अपने अमानतुल्लाह और ताहिर हुसैन से। अब देखिए, अब ये निकम्मा और अराजक और कायर ही नहीं, अब देखिए
देश के खिलाफ और देशद्रोह जैसा काम श्री मोदी जी ने ये किया कि केजरीवाल को बचाया, उसकी सरकार को बचाया, सोनिया को बचाया, राहुल को बचाया, प्रियंका को बचाया। सिर्फ वो बंदूक ताने रही इसकी सरकार, मोदी जी और वो बीजेपी वाले, सिर्फ ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह। तो छोटी मछली को दिखा करके बड़े बड़े मगरमच्छों को पालना, अब वो मगरमच्छ नहीं है, वो देश विरोधी ताकतों को पालना, ये सबसे बड़ी देश के खिलाफ गद्दारी है, देशद्रोह है, भारत द्रोह है। यही बात हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बहुत गौर से समझने की आवश्यकता है। भारतीय जनता ये तो हकीकत है, और इसी हकीकत को समझाने के लिए भारतीय जनता दल जितनी भी इस तरह की घटनाएं आएंगी उसका विश्लेषण करके आप सभी के सामने रखता जाएगा। जरा इस हकीकत को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा बहुत ही गौर से जरा देखें और विश्लेषण करें। भारतीय आवाम ताकत दल बराबर कह रहा है कि ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस, जिसको कि आप सभी लोग भ्रम, भूल या गलतीवश कांग्रेस कह रहे हैं, जो कि कांग्रेस है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस तब थी जबकि किसी वक्त में इसमें पंजाब केसरी लाला लाजपत राय थे, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, एम.ए. अंसारी थे। तो ऐसे महान राष्ट्रवादी और देशभक्त नेता थे। तो वो कांग्रेस थी, ये कांग्रेस नहीं है। यह तो एक पारिवारिक कुनबा है, फैमिली कोटेरी है, जो कि उस संगठन पर बिल्कुल गेंडुली मारकर उसको जकड़ी हुई है, पकड़ी हुई है, और उसको अपने निस्वार्थ के अनुसार चलाती है, घुमाती है और उसका इस्तेमाल करती है। और उस जीएनपीसी के ही अंडे बच्चे उस संगठन के मुखिया बनते हैं, और जब भी उसको सत्ता मिलती है तो उसी के अंडे बच्चे ही देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। ये उसका डीएनए है, ये उसकी फितरत है। तो ये कांग्रेस नहीं है। तो ये जीएनपीसी और वाम दल वाले और उनके साथ भारत विरोधी पत्रकारों का समूह, उनके साथ भारत विरोधी मीडिया समूह, उनके साथ भारत विरोधी बौद्धिक वर्ग का समूह, ये सभी हर वक्त 24 घंटे रातों दिन भारत विरोधी गतिविधियों में हमेशा वो सक्रिय है और भारत के खिलाफ तर्क और कुतर्क के द्वारा और जो उसके राजनीतिक तंजीम में मुखौटे हैं, वो हर वक्त कोई बहाना लेकर के अपने देश में अस्थिरता और आंदोलन, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ की गतिविधियों में हमेशा लिप्त रहते हैं। तो ये इनको भारतीय जनता दल कहता है कि ये घोर भारत विरोधी और देश के गद्दार है, बराबर कहता है। और ये हकीकत भी है, कहता ही नहीं, भारतीय जनता दल कहता है, हकीकत भी है कि ये देश के बहुत बड़े गद्दार हैं और भारत विरोधी और बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी ताकतें हैं, ये भारत विरोधी हैं। लेकिन वो क्या तर्क देते हैं, कहते हैं कि हम भारत विरोधी नहीं हैं और हम गद्दार नहीं हैं, चूंकि हम मोदी जी का विरोध करते हैं इसलिए हमको गद्दार कहा जाता है।
उनका तर्क ये होता है, इसी तर्क के आसपास उनका सारे तर्क वो घूमते हैं कि चूंकि हम मोदी का विरोध करते हैं, इसलिए हमको गद्दार कहा जाता है। अब भारतीय जनता दल तो बराबर कह रहा है कि नहीं भाई, तुम इस देश के सबसे बड़े गद्दार हो और बहुत खतरनाक भारत विरोधी हो। मोदी तो एक बहाना है, लेकिन असल में तुम भारत विरोधी हो, बहुत बड़े खतरनाक गद्दार हो। वो क्या कहते हैं कि चूंकि हम मोदी का विरोध करते हैं, इसलिए हमको गद्दार कहा जाता है। तो जो वो तर्क प्रस्तुत करते हैं कि हम गद्दार नहीं हैं, हम भारत विरोधी नहीं हैं, हम तो मोदी का विरोध करते हैं इसलिए हमको गद्दार कहा जाता है, इसी तर्क को दूसरे तरीके से ये भाजपा वाले भी उसी तर्क को मजबूत करते हैं। चाहे वो सीए पर हिंसा हो, चाहे इसमें आंदोलन हो, या कृषि कानून पर जो आंदोलन चल रहा है, वो बीजेपी वाले ये कहते हैं कि ये जो लोग हैं, माने मोदी जी की छवि को खराब करने के लिए ये सारी जो है मोदी विरोधी ताकतें हैं। कहने का मतलब उनके अनुसार ये भारत विरोधी नहीं है, ये गद्दार नहीं है, ये मोदी विरोधी है। तो जरा दोनों तर्कों को एक साथ मिलाइए। बीजेपी वाले कहते हैं कि ये गद्दार नहीं है, ये भारत विरोधी नहीं है, ये सिर्फ मोदी विरोधी हैं। वो कहते हैं हम गद्दार नहीं है, भारत विरोधी नहीं है, हमको गद्दार इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि हम मोदी विरोधी हैं। भारतीय जनता दल कहता है कि नहीं जनाब, आपकी जो गतिविधि है चल रही है उसके अनुसार बिल्कुल आप बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी हैं, देश के बहुत बड़े गद्दार हैं। तो देखिए, भारतीय जनता दल इन देश के दुश्मनों को पहचानने के लिए अपने भारतीय आवाम से, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से बराबर निवेदन कर रहा है कि ये देश के दुश्मन हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये देश के दुश्मन के रूप में बेनकाब न हो, अब मोदी जी उनको पालते जाएं, इस तरह का तर्क वो दे रहे हैं। तो समझ जाइए कि बीजेपी इस देश की कितनी खतरनाक भारत विरोधी ताकत है। इस तथ्य को हर एक आदरणीय भारतीय भाई बहन, और प्रत्येक आदरणीय भारतीय आवाम बहुत गौर से मनन करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए इसको समझना चाहिए कि ये इस तरह का जो ये इन समूह का तर्क है, मुहिम है, कितना इस देश के लिए खतरनाक है और कितनी खतरनाक पार्टी है ये भारतीय जनता पार्टी, और जो कि राष्ट्रवाद का वो मुखौटा पहने हुए है और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरती। किसान आंदोलन को ही ले लीजिए, हमारे तमाम सीमांत किसान देश में पड़े हुए हैं। खबरें ये हैं कि उनको एमएसपी का ही रेट नहीं मिल पाता है। एमएसपी का रेट उनको कैसे मिले, इसके लिए वो बात नहीं होती है। और ये कहाँ से लाए जा रहे हैं? जहाँ पर जीएनपीसी की सरकार है, अमरिंदर वाली, वहाँ से लाए जा रहे हैं। आसपास में जो हरियाणा में भी जो जीएनपीसी के लोग हैं वो लाए जा रहे हैं, और उन्हीं के साथ साथ पश्चिमी यूपी को भी लपेट करके लाया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें विदेशी फंडिंग है। चीन हमेशा भारत को कमजोर देखना चाहता है, रखना चाहता है। इसलिए ये भारत विरोधी जो दो ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के वेश में है, जेएनपीसी और वाम दल कम्युनिस्ट, उनके जरिए फंडिंग करके भारत को हमेशा कमजोर रखना की साजिश वो हमेशा करता है। और ये बात में काफ़ी सच्चाई है कि इसमें भी उसने फंडिंग करके काफ़ी
जो है इस आग में घी डाला है। किस तरह का जो ये आंदोलनकारी ठाट बाट उनको लगाए हुए हैं, जरा देखिए। क्या ये सीमांत किसान लगते हैं? क्या किसान लगते हैं? हरगिज नहीं। और तो और खालिस्तान के नारे और इस तरह के नारे कि हमने इंदिरा को ठोक दिया और मोदी के क्या भी साथ है, और उसको जो समर्थन मिला विदेशों में ये खालिस्तानियों के द्वारा, और जो वहाँ का प्रधानमंत्री था कनाडा का, वो दे रहा है, क्योंकि खालिस्तानियों का अड्डा है कनाडा, जो है खालिस्तानियों का अड्डा है। तो उससे प्रभावित होकर के वहाँ का प्रधानमंत्री भी जो है इस तरह के भारत विरोधी आंदोलन को हवा दे रहा है। और उसका असर क्या है कि 10-10 किलोमीटर तक जो है इन सब ने जो मुख्य मार्ग है, जयपुर से आने वाली और पंजाब हरियाणा से आने वाली, उत्तर प्रदेश से आने वाली सड़कों को ब्लॉक किया हुआ है, जाम किया हुआ है। और उसके आसपास जितने सीमांत किसान हैं जो सब्जी उगाते हैं, सब्जी ला करके वो दिल्ली के मंडियों में बेचते हैं, उनकी सब्जियां सड़ रही हैं, उनकी दैनिक आमदनी मारी गई है। और तो और जो जितने भी छोटे मोटे कारखाने हैं उनमें जो मजदूर हैं उनकी मजदूरी बंद है। ये सारी तकलीफों की जिम्मेदार ये आंदोलनकारी भी हैं, और ये आंदोलनकारी हैं भी नहीं, ये आंदोलनकारी नहीं है। आंदोलन तो इनका एक मुखौटा है, इसमें जो देश विरोधी ताकतें हैं और उसके दुष्प्रभाव से हमारे जो गरीब और मजलूम और आम नागरिक जिस परेशानी में फंसे हुए हैं, दिल्ली में भी और दिल्ली के आसपास। लेकिन ये कायर निकम्मा, अराजक और कैटिक और एनार्किक प्राइम मिनिस्टर मोदी और उसकी सरकार कुछ नहीं करेगी। सीए पर इस कायर प्रधानमंत्री को मालूम होना चाहिए था कि ये ताकतें सीए पर कौन सी देश विरोधी हरकत करेंगी, कौन सी देश विरोधी देश में हिंसा, तोड़फोड़ और अस्थिरता फैलाएंगी। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को या उनकी सरकार को मालूम होना चाहिए था, और मालूम रहा भी होगा, तब भी इसने कुछ नहीं किया। और फिर कृषि कानून का बहाना लेकर के फिर से देश को इस तरह से अस्थिरता, और लोगों को जो खास करके आम नागरिक हैं, आम भारतीय भाई बहन हैं, उनके जीवन को नारकी बनाना और उस नारकी जीवन से उबारने के लिए ये निकम्मा प्रधानमंत्री और उसकी सरकार और बीजेपी वाले कुछ भी नहीं कर रहे हैं सिवाय वार्ता के। ये दिन में ये समझ होती कि भाई ये देश विरोधी ताकतें हैं, तो इनसे वार्ता क्या करना है। इनमें हमारे जो बस एक ही काम है, इनमें हमारे जो भोले भाले मजलूम किस्म के सीधे साधे किसान भाई फंसे हैं, उनको किसी तरह से इस आंदोलन से अलग थलग करके बाहर निकाल करके पूरे आंदोलन को तुरंत जो है वो कुचलने की आवश्यकता है। देश हित में, देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। और ये मोदी जी को अकल नहीं है। ये क्या है, एक्सप्रेस वे बनवा रहे हैं, बड़े बन भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, डीएमआईसी बन रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, रेलवे लिंक बन रहा है,
तो थोड़ी सी अकल लगाइए मोदी महोदय कि आप डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना के क्या करेंगे, एक्सप्रेस वे बना के क्या करेंगे, डीएमआईसी बना के क्या करेंगे। यही देश विरोधी ताकतें जो है आपके फ्रेट कॉरिडोर को जाम कर देंगे। अब ये जिस हाईवे को आपने कितनी मुश्किल से और नितिन गडकरी ने कितना परिश्रम करके बनवाया था, उस पर जो है वो परमानेंट वो स्ट्रक्चर ये बना रहे हैं। तो थोड़ी सी अकल लगाइए मोदी जी कि जब ये देश विरोधी ताकतें रहेंगी तो आपके किसी भी फ्रेट कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे, हाईवे, रेलवे लिंक और डीएमआईसी और लॉजिस्टिकल पार्क सब आपका व्यर्थ हो जाएगा। इतनी अकल आपको नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम जरूरी है कि इन देश विरोधी ताकतों को जो है निर्मूल करिए, नष्ट में नाबूद करिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी एक खबर मिली है कि जब उस गद्दार राहुल को विदेश जाना था, हालांकि इसके चमचे कह रहे थे कि वो अपने नानी से मिलने जा रहे हैं, लेकिन वो क्या करने जा रहा है देश के काफी लोग जानते हैं। और व्यक्तिगत बातों पर भारतीय जनता दल टिप्पणी भी नहीं करता है। वो किस चरित्र का है वो देश जानता है। तो कोरोना के चलते विदेश जाना बड़ा मुश्किल है और काफी रूट, लंबे रूट और घूम घाम करके ये फ्लाइटें जा रही हैं। तो इसको भी नहीं मिल रहा था। मोदी जी का प्रधानमंत्री कार्यालय ने हस्तक्षेप कर किया और इसके लिए स्पेशल फ्लाइट दुबई और कतर होते हुए इटली, रोम के लिए व्यवस्था करवाया प्रधानमंत्री कार्यालय मोदी जी का। तो ये मोदी जी बराबर इस देश के गद्दारों को सुविधा दिलाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनकी पापों को ढकते हैं, उनके आगे घुटने टेकते हैं और उनके आरोपों को झेलते हैं। ये गद्दारी है मोदी जी की इस देश के खिलाफ। अगले एपिसोड में इसको बताया जाएगा कि यूपीए या सोनिया मनमोहन की सरकार के दौरान हमारे देश के वैज्ञानिकों को, खास करके इसरो के वैज्ञानिकों को किस तरह से मारा गया, किस तरह से उनको गद्दार साबित किया गया। और यही गद्दार मीडिया, एनडीटीवी जैसे लोग उनको गद्दार साबित करते रहे। और एक विशेष प्रकरण था नम्बी नारायणन का, उनको टॉर्चर किया गया और उसमें केरल की पुलिस को लगाया गया। और केरल की पुलिस में किसको? वही श्री कुमार। श्री कुमार कौन है? वही श्री कुमार है जो मोदी जी को फंसाने के लिए गुजरात में उसका इस्तेमाल किया गया। और ये बात हमसे अधिक जो है बीजेपी वाले जानते हैं कि कितने ये देश विरोधी हैं, लेकिन इनको बचाना ये साजिश है बीजेपी वालों की। हमसे एक बीजेपी का अंधभक्त या चमचा कह लीजिए, वो टकराया। बात जब ये छिड़ी कि भाई ये बीजेपी बहुत बड़ी गद्दार पार्टी है जो देश के गद्दारों को बचा रही है और उनकी रक्षा कर रही है, तो उत्तेजना में कहा कि कैसे आप कह रहे हैं? अरे इस बीजेपी ने उस राहुल को जूता भिगो कर मारा है उसी संसद में, लोकसभा में। तो हमने पूछा अरे कब मारा है ये तो बताइए। तो बोला कि धारा 370 पर। हमने उसको याद दिलाया कि धारा 370 पर जब आप बात कर रहे हैं तो हमारे जो आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री हैं
अब हमको उनको गद्दार बोलना पड़ेगा, और मैं बोलूंगा कि इन महोदय ने जेएनपीसी वालों की ओर इशारा करते हुए, जेएनपीसी माने कांग्रेस, जेएनपीसी माने कांग्रेस, तो जेएनपीसी की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप लोगों ने धर्म के आधार पर देश को बांटा है। गद्दार इसलिए कहा जा रहा है उनको कि फिर इस अमित शाह ने आगे बढ़कर ये नहीं कहा कि देश को बांटने वाला तो नेहरू है, और कम से कम ये अमित शाह से शुरुआत होती कि वो ये कहते महोदय कि भाई जो जिन्ना साहब पर इसका इल्जाम मरने का की जो साजिश है उसका तो खुलासा करते कि भाई कि उनको तो बख्श दीजिए कि जब देश को बांटने वाले जेएनपीसी के लोग नेहरू है, तो जिन्ना साहब को बख्शिए। जिन्ना साहब को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने की जो साजिश है उस साजिश से तो उनको मुक्त करिए। लेकिन ऐसा ये गद्दारी अमित शाह ने की, नहीं कहा उसने। तो फिर वो बीजेपी का जो अंधभक्त कह लीजिए या चमचा कह लीजिए, और तमतमा गया और गुस्सा हो गया। कह रहा है कि वो जिन्ना साहब के पास कौन गया? तो हमने कहा भाई कि जिन्ना साहब के पास, जिन्ना साहब ने तो वो जब ये सब साजिश कर रहे थे, ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार ये नेहरू सत्ता हथियाने के लिए और इसको नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए, तो इन्होंने भी भारत के प्रधानमंत्री के लिए दावा ठोक दिया था। तो उनके पास तो कोई गया नहीं, उनको तो कोई समर्थन मिला नहीं। ये थोड़ा भी समर्थन मिल गया होता तो बाजी कुछ और होती और नज़ारा कुछ और होता। तो फिर कहा कि नहीं, हाँ, उनकी मजार पर कौन गया? तब मैं उसका आशय समझ गया। मैंने कहा महोदय, जो जिन्ना साहब की मजार पर जो गया तो शायद आप भूल रहे हैं, ये आडवाणी महोदय गए थे। और आडवाणी महोदय ने क्या बोला था कि हमको तो जिन्ना साहब धर्म निरपेक्ष लगते हैं, सेकुलर लगते हैं। इतना सा ही कहा था। इतना सा ही कहना यानी आरएसएस और जेएनपीसी को छोड़ करके बाकी तो तमाशा देख रहे थे। बीजेपी भी तमाशा देख रही थी, लेकिन इन दोनों संगठनों में, आरएसएस में और जेएनपीसी में भूचाल आ गया था। जेएनपीसी में भूचाल तो स्वाभाविक था। ये इसलिए था कि भाई आज यदि ये सच्चाई कि जिन्ना साहब जो है वो सेकुलर थे, धर्म निरपेक्ष थे, तो वो कैसे जो है पाकिस्तान की मांग कर सकते हैं? यदि ये तथ्य हमारे भारतीय भाई बहनों के दिलो दिमाग में बैठ जाएगा, तो कल को इस हकीकत की भी ढूंढाई होगी। लोग ढूंढेंगे कि भाई जो आदमी सेकुलर है वो जो है पाकिस्तान की मांग कैसे करेगा, और वो देश कैसे वो बंटवाएगा। तो फिर इस तथ्य को ढूंढा जाएगा कि भाई इसको बांटने वाला तो नेहरू है। नेहरू, गद्दार नेहरू ने इस देश को बांटा है। यदि ये तथ्य जो है पूरे भारत के लोगों के जनमानस में, उनके दिल दिमाग में बैठ जाएगा, तब इस जेएनपीसी की हालत क्या होगी, यह सोच करके जेएनपीसी के नीचे की जमीन खिसक गई, बहुत सम गई और बहुत बेचैन हो गई। और जेएनपीसी का बेचैन होना मतलब आरएसएस का बेचैन होना। ये पहले भी बताया गया है कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इस मुगालते में न रहें। इस जेएनपीसी का और आरएसएस का एक आंतरिक गठजोड़ है, और वो आंतरिक जो गठजोड़ जो है बहुत ही शातिर रहना है कि भाई गठजोड़ रहेगा आंतरिक, नेक्सस रहेगा आंतरिक,
लेकिन पब्लिक पोस्चरिंग में वो दिखेंगे कि एक दूसरे के दुर्विरोधी। और दुर्विरोध भी बड़ा विचित्र है कि वो गाली देगा एनपीसी आरएसएस को, आरएसएस उस गाली को स्वीकार करेगा ताकि जनता की नजरों में उसके पाप जो है धुलते जाएं। ये भी साजिश है। तो उस गठजोड़ का, और भारतीय जनता ताकत दल ने तो यहां तक कहा है कि गठजोड़ी नहीं है, यह जो आरएसएस जो है वो जेएनपीसी का बिल्ली का पंजा है, कैट्सपा है। अब कैट्सपा क्या है अगले एपिसोड में बताया जाएगा। तो इन दोनों में बड़ी बेचैनी हो गई। तो इस जेएनपीसी ने आरएसएस के जरिए बीजेपी पर दबाव डाल करके आडवाणी जी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है वो छिनवा दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से आडवाणी जी को हाथ धोना पड़ा। तो फिर वो तमतमा करके वो बीजेपी का जो चमचा था, अंधभक्त था, कहा कि जिन्ना साहब पर किताब किसने लिखी। हमने कहा कि बखूबी आप अभी जानिए, जिन्ना साहब एंड पार्टीशन एक किताब है जिसको जसवंत सिंह ने लिखा है, ये मालूम है। लेकिन चमचा महोदय जरा अभी जान लीजिए उस किताब का क्या हुआ। वो किताब बीजेपी वालों ने ही जो है वो प्रतिबंधित कर दिया। और एक बात उनको बोला गया कि महोदय जरा अभी जान लीजिए और आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। एक कोई बीजेपी का एमएलए, झबुआ एक जिला है मध्य प्रदेश का, उसने यही बात कही कि देश को बांटने वाला गद्दार नेहरू है, जिन्ना साहब नहीं है। वो सरेआम बोला। उसके कुछ ही दिन बाद बीजेपी वालों ने उसका एमएलए का पद भी छीन लिया और बाहर भी कर दिया। ये तो है। मैंने कहा महोदय ये भी जान लीजिए, जिन्ना साहब पर ये आरएसएस वाले जेएनपीसी का ही साथ देंगे, ये जेएनपीसी बखूबी जानती थी। तो पहला एहसान इस नेहरू ने जेएनपीसी के ऊपर वो किया कि 1948 में इसने मस्जिद में प्रभु राम की मूर्तियां रखवाई। पहला एहसान किया इस गद्दार नेहरू ने उस आरएसएस के ऊपर। और उस एहसान के तले आज भी महसूस करती है ये आरएसएस, और हमेशा इस जेएनपीसी को बचाने की कोशिश करती है। जरा भारतीय भाई बहन बहुत गौर से सोचें कि 2014 के आसपास ये बीजेपी बोलती थी कांग्रेस मुक्त भारत, वो कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत की हवा निकल गई। और कहाँ चला गया वो अभियान, और किसने उसकी हवा निकाली, जरा इस पर भी गौर करिए। अगले एपिसोड में बताया जाएगा। उस कांग्रेस मुक्त भारत की जो बीजेपी की जो मुहिम थी, उसकी हवा निकालने वाला कोई और नहीं था, यही आरएसएस थी। चलिए, तो इस जेएनपीसी ऐसी खतरनाक देश विरोधी, भारत विरोधी है। भारत के अस्तित्व के लिए खतरा है। उसको ये बचाती है बीजेपी क्यों बचाती है, इस विषय पर आगे आने वाले एपिसोडों में इस पर वो प्रकाश डाला जाएगा। तो तब तक के लिए अच्छा, और इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।